कल हमने थायराइड ग्लैंड का एक हार्मोन पढ़ा था। थायराइड ग्लैंड का हार्मोन जिसका नेम है कैल्सिटोनिन, उसकी हम थोड़ी सी दोबारा से थोड़ी सी इसके पॉइंट को हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, क्योंकि इसको कंपेयर करना है आज का जो हार्मोन होगा जिसका नेम है पैराथार्मोन। सबसे पहले जैसे बुक में तो नहीं, बट अकॉर्डिंग टू होम्योस्टेसिस जो नॉर्मल लेवल ऑफ द ब्लड कैल्शियम लेवल होती है वो 10 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड होती है। फॉर एग्जाम्पल इस 10 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड से कैल्शियम लेवल बढ़ गई है, राइजिंग ब्लड कैल्शियम लेवल, ये इसके लिए स्टिमुलस होता है। राइजिंग का मतलब होता है जैसे 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, या कितनी भी, जैसे अगर लेवल जो बढ़ गई है, अब उस बढ़ी हुई लेवल को कम करना ये काम होता है इस कैल्सिटोनिन हार्मोन का। तो हमने कल भी इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि स्टिमुलस क्या होता है। अगर कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज हो तो उसका स्टिमुलस भी होना चाहिए। तो स्टिमुलस है राइजिंग और इंक्रीजिंग लेवल ऑफ द ब्लड कैल्शियम लेवल, 10 से राइज हो तो यकीनन फौरन ही उस वक्त जो है थायराइड ग्लैंड में से कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होगा। जैसे कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होगा, यू नो वेरी वेल कि जितनी भी एक्सेस या इजाफी या एक्स्ट्रा कैल्शियम होती है वो डिपॉजिट हो जाती है बोन्स में। बोन्स में डिपॉजिट होने की वजह से ब्लड की कैल्शियम लेवल है वो वापस रिस्टोर हो जाएगी सेट पॉइंट पे। और सेट पॉइंट क्या है, यू नो वेरी वेल, 10 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड। तो इससे हमने एक क्वेश्चन ये सीखा कि व्हाट इज द स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ कैल्सिटोनिन। स्टिमुलस है इंक्रीजिंग और राइजिंग लेवल ऑफ द ब्लड कैल्शियम लेवल। What is the function of calcitonin hormone? The function of calcitonin hormone is to decrease the calcium level. Decrease कैसे करना, यानी 12, 13, 14, 15 होगी उसको वापस से डिक्रीज करके किस हद तक ले आना, 10 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड उस तक ले आना, ये काम होता है कैल्सिटोनिन का। और इसका जो एंटागोनिस्टिक होगा, एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है जो अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करे, वो है पैराथार्मोन, जिससे हम कहेंगे कि ये पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। तो इसको हम अपोजिट फीचर एंटागोनिस्टिकली देखें। फॉर एग्जाम्पल ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मल तो आपको पता है 10 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड है। अब उससे जो क्या हो गई है, इससे फाइलिंग का मतलब है कम हो गई है, 10 से कम हो गई, 9, 8, 7, 6 या जो भी है 10 से ये जो ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो गई। ये स्टिमुलस होता है किसके लिए, फॉर द रिलीज ऑफ पैराथार्मोन। यू नो वेरी वेल थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पे पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है जो क्या करेगा, फौरन एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। उस हार्मोन का नेम होता है पैराथार्मोन या पैराथायरॉइड हार्मोन होता है, जो बिल्कुल कैल्सिटोनिन के अपोजिट होगा। तो फिर ये हार्मोन क्या करेगा, जो पहले बोन्स के अंदर एक्स्ट्रा या एक्सेस कैल्शियम जो डिपॉजिट हो चुकी थी, इसको वापस से यहाँ से बोन से रिलीव करवा के किधर ब्लड के अंदर जो शामिल करेगा। तो फिर रिजल्ट क्या होगी, ब्लड कैल्शियम लेवल राइजेस टू सेट पॉइंट। सेट पॉइंट क्या है, सेट पॉइंट जैसे 10 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, जैसे पहले 5, 6, 7, 8 ये हो गई, जो अब इंक्रीज हुई है, कितनी इंक्रीज हुई, 10 मिलीग्राम जैसे हुई, तो उसके बाद जैसे हम कहेंगे स्टिमुलस भी खत्म हो जाएगा। स्टिमुलस भी खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली पीटीएच हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो स्टॉप होती है, बंद हो जाती है। ये फीडबैक मैकेनिज्म इसे कहते हैं। हमारे जहन में है हम पंखा भी चलाते हैं तो बटन ऑन कर रहे हैं, हार्मोन रिलीज होगा तो उस हार्मोन को रिलीज करना या बंद करना या स्टॉप करना, इसकी एक मैकेनिज्म बॉडी के अंदर मौजूद है। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। अक्सर बॉडी फंक्शन जो होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए रेगुलेट होते हैं, पॉजिटिव में भी होते हैं बट कम। एक और इस सेक्शन से हमने एक नया टर्म सीखना है जो पुरानी बुक वगैरह में नहीं था, थोड़ा सा एक नया टर्म है। तो पीटीए से रिलीज होने से क्या हुआ, बोन के अंदर जो एक्सेस कैल्शियम डिपॉजिट थी वो रिलीज हो गई, ब्लड भी शामिल हुई और ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगी। दूसरा जो एक नया टर्म है जो बुक के अंदर इस वक्त नया है, तो पीटीएच हार्मोन का इफेक्ट ये होता है कि स्टिमुलेट कैल्शियम अपटेक इन द किडनी। किडनी जो है कैल्शियम अपटेक करेंगे, वहां से देन ब्लड में शामिल होगा कैल्शियम। उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में जो वाइटामिन डी एक्टिव होगा,
किडनी जब कैल्शियम अपटेक करेंगे तो वाइटामिन डी एक्टिव होगा, वाइटामिन डी एक्टिव होगा तो उसका इफेक्ट ये होगा कि इंक्रीज इन द कैल्शियम अपटेक इन द इंटेस्टाइन। हमारे फूड के अंदर भी जो कैल्शियम मौजूद होती है, कई ऐसे फूड होते हैं जिनके अंदर ये न्यूट्रिएंट एवं कैल्शियम जो मौजूद होता है, अगर जिस तरह से वाइटामिन डी एक्टिव ना होता तो ये सारी कैल्शियम फीसिस के जरिए पास आउट हो जाती। अब क्या है, अब जैसे वाइटामिन डी एक्टिव हुआ तो इंक्रीज अपटेक ऑफ कैल्शियम इनटू द इंटेस्टाइन ये हो सकती है, यानी फूड से भी एब्जॉर्ब होके ब्लड में शामिल होगी ताकि ब्लड ग्लूकोज ब्लड कैल्शियम लेवल को जो है रेज किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। ये नई पॉइंट है। पीटीएच का है किडनी से है जो स्टिमुलेट करेंगे किसके लिए, कैल्शियम अपटेक को, जिसके नतीजे में क्या होगा, वाइटामिन डी एक्टिव होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड से जो कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन का अमल होगा, नतीजा ये होगा कि ब्लड कैल्शियम लेवल है जो पहले ड्रॉप थी, कम हो चुकी थी, अब जो ये भी इंक्रीज होगा। तरीके दो है, एक कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने का तरीका बोन से ब्लड में कैल्शियम देना, दूसरा तरीका फूड से जो कैल्शियम है, फूड की कैल्शियम उसको भी ब्लड में वापस लेके आना, पर उसके लिए जरूरी है पहले किडनी कैल्शियम अपटेक करें, वाइटामिन डी एक्टिव हो, देन उसकी एब्जॉर्प्शन हो सकती है। ये दो ऐसे स्टेज जो है ये नई पॉइंट्स है हमारे हिस्ट्री बुक के अंदर, तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम इस पैराथायरॉइड ग्लैंड को। काफी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, हमें पता ही है 4 स्मॉल ग्लैंड्स हैं अटैच टू द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। कल की क्लास में हमने पढ़ा था, फ्रंट पे तो नहीं, बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड 4 जो स्मॉल जो ग्लैंड्स हैं जिन्हें पैराथायरॉइड ग्लैंड कहते हैं, बैक ऑफ द थायराइड ग्लैंड। और हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है पेप्टाइड इन नेचर है, कैल्सिटोनिन भी पेप्टाइड इन नेचर है, तो पैरा हार्मोन भी जैसे पेप्टाइड इन नेचर है, और उस हार्मोन का नेम है पैरा हार्मोन या पैराथाइरॉइड हार्मोन। रिकॉल करें, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है उन्हें हम थायराइड हार्मोन कह रहे हैं, पैराथाइरॉइड ग्लैंड के हार्मोन होंगे यकीनन उससे हम कहेंगे पैराथाइरॉइड हार्मोन, पीटीएच भी कहते हैं। तो ये हुआ हार्मोन। इस ग्लैंड की लोकेशन। नंबर 2 कौन सा हार्मोन। नंबर 3 क्वेश्चन कि केमिकल नेचर क्या है। अब इसकी रिलीज होने के लिए कौन सा स्टिमुलस रिलीज हुआ तो आगे क्या होगा। तो इट इज सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज्ड इन द रिस्पांस ऑफ फॉलिंग लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। फॉलिंग लेवल का मतलब है बिलो जब 10 हो जाए, तो बिलो जो 10 मिलीग्राम पर 100 मिलीग्राम ब्लड हो तो जो है ये पीटीएच रिलीज होगा। दूसरे लफ्जों में ये स्टिमुलस है इसका, इस हार्मोन की रिलीज का ये स्टिमुलस है। जैसे ही ये हार्मोन रिलीज हुआ तो आगे क्या होगा, आगे यकीनन कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन ये है कि ऐसी डेक्लाइन का मतलब है लो लेवल ऑफ कैल्शियम अगर हो ब्लड के अंदर, ये लो अगर कैल्शियम लेवल इन द ब्लड हो तो ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे अनकरेक्टेड नहीं छोड़ा जा सकता। बिकॉज मसल की कॉन्ट्रेक्शन है, नर्वस सिस्टम है, ये सब जो है कैल्शियम की वजह से होते हैं। कैल्शियम अगर लेवल लो होगी तो बड़े इश्यूज बॉडी के अंदर हो सकते हैं। इसको अनकरेक्टेड ऐसे ना छोड़ा जा, या छोड़ा भी नहीं जाता है, बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है जो अगर ब्लड कैल्शियम लो हो जाए तो उसको भी इंक्रीज किया जा सकता है बाय द एक्शन ऑफ पैराथाइरॉइड हार्मोन या पीटीएच। Because a significant fall in the blood calcium level can cause severe muscle spasm. Painful contraction होती है जिसे हम कहते हैं मसल स्पेजम कहते हैं, वेरी पेनफुल होते हैं, पर्सन कैन नॉट मूव। अक्सर जो स्पोर्ट्स में वगैरह उनमें इस तरह से मसल रिलेटेड कई डिसऑर्डर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मसल स्पेजम। बिकॉज यू नो वेरी वेल व्हाट इज रोल ऑफ कैल्शियम इन मसल कॉन्ट्रेक्शन, आप पढ़ चुके हैं। तो अब होता क्या है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, पीटीएच हार्मोन की एक दो और भी पॉइंट्स है एसटीडी के हवाले से कि पीटीएच हार्मोन करेगा क्या। नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल इज इम्पोर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द मसल, हार्ट, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, जो हम वाला वैसे ही डिस्कस करते रहते हैं। और रोल भी इसका हमने सीखा है कि कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ दीज फंक्शन। अब उसकी लेवल हो गई है, लो हो गई है, इसको वापस इंक्रीज करना है या रेज करना है, कैसे रेज हो सकती है। पीटीएच स्टिमुलेशन उसकी क्लास बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जो पता नहीं बोन को कौन ब्रेक करता है, ओस्टियोब्लास्ट करते हैं, क्लास करते हैं, साइट करते हैं,
تو ہمیں نہیں پتا بٹ اس جگہ پہ ضرور موجود ہے. اوسٹیو کلاس ہوتے ہیں، یہ پرانا بک ہے اس کی، اس کے اندر بھی ویری کلیئر لکھا ہوگا جنہوں نے پڑھا ہے یا پڑھ کے اندر پورا دیکھتے ہیں. اوسٹیو کلاس ہوتے ہیں بون بریکنگ سیلس ہوتے ہیں، جو بون کے اندر کیلشیم جو ہوتی ہے ڈپازٹ ہوتی ہے، اسی کو جیسے بون والی جو یہ کیلشیم ہوتی ہے اس کو بریک کریں گے. اوسٹیو کلاس ون آف دا سیلس آف دا بون ڈیزالو دا کیلشیم فاسفیٹ. بون بریک کرنا اس کا مطلب یہ ہے بون جو اسٹرانگ ہوئی ہے تو اس سے کیلشیم فاسفیٹ کی کرسٹل سے اور پروسیس منرلائزیشن، اب اس کو ڈی منرلائز کریں گے، یعنی کیلشیم کو ہی ریلیز کریں گے، بون سے کیلشیم کو ہی ریلیز کریں گے، تو اس سے کہیں گے بون بریکنگ، ری ماڈلنگ آف دا بون، جیسے ایسے لفظ استعمال ہوتے ہیں. ڈی منرلائزیشن آف دا بون، منرلس کو، بون کے منرل کو واپس نکالنا، کدھر لے کے جانا کہ کیلشیم واپس آئے بلڈ کے اندر. آپ کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے دی تھی جب ہمارے پاس بلڈ کہتا ہے کہ پہلے جو زیادہ تھی تو ہم نے آپ کو دے دی تھی کیلشیم، آپ نے جمع کر دی تھی، اب ہمیں واپس دیں گے، کوئی ہمیں ایسے نہیں دیں گے، کوئی آپ میسنجر بھیجیں جو ہمیں کہوں تو ہم دیں گے نا. پیسے آپ بینک کے اندر جمع کراتے ہیں، آپ جائیں گے ہمیں پیسے دیں، ہم نے جمع لیا، وہ کہے گا بھائی دیکھ تو دیں، لکھ کے تو دیں، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. اسی طرح میسنجر تو آئے، کوئی میسج تو دے، اطلاع دے، آپ کو دینا ہے، میسنجر آ گیا کون سا پی ٹی ایچ ہارمون آیا اور اس نے بون سے کہا کہ آپ کیلشیم دے دیں، ہمیں ضرورت ہے، واپس بلڈ کے اندر آ جائیں. تو ڈیزالو دا کیلشیم فاسفیٹ کرسٹل آف دا بون میٹرکس کے اندر بھی کیلشیم ڈپازٹ ہوتی ہے، ریلیز کیلشیم انٹو دا بلڈ. ویری سمپل، ہم السٹریشن سے پڑھ رہے ہیں، سیکھتے ہیں. تو اس طرح سے واپس جو بلڈ کیلشیم لیول انکریز ہو سکتی ہے جو پہلے ڈکریز ہو چکی ہے. ایک اور رول جو ہم السٹریشن میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اٹ آلسو پی ٹی ایس آلسو اسٹیمولیٹ کڈنیز ٹو ایبزارب کیلشیم. کڈنیز جو ہے کیلشیم ایبزارب کریں گے، کڈنیز کیلشیم ایبزارب کریں گے تو ہوگا کیا، وائٹامن ڈی ایکٹیو ہوگا فرام ریورنگ اینڈ لیڈس ٹو دا ایکٹیویشن آف دا وائٹامن ڈی. وائٹامن ڈی ایکٹیو ہوگا تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا، اس کے بدلے میں یہ ہوگا کہ انٹیسٹائن، اسمال انٹیسٹائن کے اندر ایبزارپشن آف کیلشیم ہوگی فرام فوڈ، جو ہم ڈائٹ کھاتے ہیں اس کے اندر بھی کیلشیم ہوگی، وہ بھی ایبزارب ہوگی اسمال انٹیسٹائن، دین بلڈ میں آئے گی. تو الٹیمیٹلی پی ٹی ایس کا کام یہ ہوا ہے کہ ٹو انکریز دا بلڈ کیلشیم لیول. پی ٹی ایس کا کام یہ ہوا کہ بلڈ کیلشیم لیول کو انکریز کرنا. اب ایک نیکسٹ اینڈوکرائن گلینڈ بھی آتے ہیں، دیٹ از کالڈ دا پینکریاس، جو ہم نے ڈائجسٹو سسٹم کے حوالے سے پڑھا ہوگا. اسٹمک اور اسمال انٹیسٹائن کا فرسٹ سیکشن ہے، اس کے درمیان جیسے کہ لیف لائک اسٹرکچر موجود ہوتی ہے، اس کا نیم ہوتا ہے پینکریاس. درمیان میں آپ کو پتا ہے کہ پینکریاس کے ڈکٹ ہوتا ہے جو آ کے اسمال انٹیسٹائن کا فرسٹ پارٹ ہوتا ہے ڈیوڈینم، اس کے اندر آ کے داخل ہوتا ہے. اس پینکریاٹک ڈکٹ میں سے جو پینکریاٹک جوس ہوتی ہے، پینکریاٹک جوس کے اندر جیسے آپ کو پتا ہے ایک ہوتے ہیں ڈائجسٹو انزائمس ہوتے ہیں اور بائی کاربونیٹس ہوتے ہیں. ڈائجسٹو انزائمس اور 4 ڈائجسٹو انزائمس ہوتے ہیں اور بائی کاربونیٹس ہوتے ہیں، واٹر بھی ہوتا ہے. یہ سب پینکریاٹک جوس کے کمپونیٹس ہیں. پینکریاٹک جوس آ کے اسمال انٹیسٹائن کا فرسٹ پارٹ ڈیوڈینم، اس کے اندر فرسٹ پارٹ آف اسمال انٹیسٹائن ڈیوڈینم، اس کے اندر آ کے انٹر ہوتا ہے. تو یہ جو ڈائجسٹو انزائمس یا جیسے یہ بائی کاربونیٹ یا پینکریاٹک جوس بنانے کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایگزوکرائن پارٹ ہوتا ہے. پینکریاس ہماری باڈی کے اندر ایسا ایک گلینڈ ہے جو ایگزوکرائن بھی ہے ایز ویل ایز اینڈوکرائن بھی ہے. بیکاز ہم نے پڑھا ہے کہ ایگزوکرائن گلینڈ وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ڈسٹ گلینڈ، جن کی سیکریشن ایک ڈسٹ کے ذریعے دین آ کے دوسری جگہ رکھ جائے. تو اکثر پینکریاس کے اندر میجر پورشن جو ہے وہ سب اس ایگزوکرائن ان نیچر ہے جو پینکریاٹک جوس بناتا ہے. تھوڑا سا ایک پورشن ہوتا ہے اور یہ جو ایگزوکرائن ہے وہ اس کے اندر 2 قسم کے سیلس ہوتے ہیں. ایک پینکریاس کے اسائنر سیلس ہوتے ہیں اور دوسرے سیلس ہوتے ہیں ڈکٹ سیلس ہوتے ہیں. اسائنر سیلس ہیں جو ڈکٹ سیلس ہوتے ہیں یہ ایگزوکرائن ان نیچر ہوتے ہیں جو پینکریاٹک جوس بنانے میں ان کا کردار ہوتا ہے. باقی جو سیلس ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں آئلیٹس آف لینگرہان، یہ سارے اسائنر اور ڈکٹ سیل کی السٹریشن ہے. اور درمیان ان کے درمیان جو آئلیٹس آف لینگرہان ہے، آئلیٹس آف لینگرہان، لینگرہان سے ایک پرسن کا نیم ہے
जिसकी डिस्कवरी की इस वजह से आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, जिसके अंदर दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक बीटा सेल्स होते हैं और एक अल्फा सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स, यू नो वेरी वेल, बीटा सेल्स जो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है लाइक, और अल्फा सेल जो होगा कोई तो ग्लूकेगोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस जो एंडोक्राइन इन नेचर है, जो बहुत ही कम थोड़ा सा ही पोर्शन होता है, ज्यादातर पोर्शन जो होता है वो पेंक्रियाज का एक्सोक्राइन इन नेचर है। एक्सोक्राइन तो कौन से सेल्स हैं, एक असाइनर सेल्स हैं और दूसरे डक्ट सेल है जो पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बाइकार्बोनेट्स एंड वाटर होता है। पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दाखिल होगा और इधर जैसे ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन किधर जाएंगे, कौन लेके जाएगा इनको एक जगह से दूसरी जगह पे, ब्लड के जरिए डायरेक्टली इंटर होंगे, कोई डक्ट शक्त नहीं होगा, ठीक है ना। डक्ट लेस मिलेंड होते हैं, ये डक्ट है पेंक्रियाटिक डक्ट, उसके जरिए जूस आ रही है, वो डक्ट लेस मिलेंड डायरेक्टली इंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम और जाएंगे, एक्शन करेंगे, वो उनका टारगेट सेल होगा, जस्ट अपने टारगेट सेल पे वो एक्शन होगा, बाकी किसी भी सेल पे कोई एक्शन नहीं होता है। वाई टारगेट सेल, टारगेट सेल पे ही एक्शन क्यों होता है, उसका रीजन क्योंकि उस टारगेट सेल पे उस हार्मोन के लिए रिसेप्टर है, रिसेप्टर है तो ये एक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। रिसेप्टर मॉलिक्यूल जरूरी है। तो एनीवे एसटीबी बुक के हवाले से आने, पेंक्रियाज की जो लोकेशन है, लोकेटेड एडजेसेंट टू द स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के दरमियान, जैसे कि लीफ लाइक जनरली स्ट्रक्चर जो ऑब्जर्व होती है वो पेंक्रियाज है। बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, इसके अंदर सेल्स मौजूद है, फंक्शन मौजूद है। एंडोक्राइन यानी हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले जो सेल्स होते हैं वो एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन जैसे हमने पढ़ा है पेंक्रियाटिक जूस जो होगी वो एक्सोक्राइन जैसे इसका नेचर या पार्ट है। तो एंडोक्राइन सेल्स मेकअप ओनली 2%, जैसे हमने पढ़ा कि ज्यादातर जो है एक्सोक्राइन पार्ट होते हैं, पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करने वाले ओनली 2% जो होते हैं वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस होते हैं, ओनली 2%। रिमेनिंग पेंक्रियाज सब एक्सोक्राइन नेचर है, एक्सोक्राइन आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस रिमेनिंग ओनली। तो हम कहेंगे 98% बाकी सब पेंक्रियाज का जो मास है दैट इज द एक्सोक्राइन नेचर। अगर इनमें 2% जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, अगर अल्फा और बीटा की कंपेरिजन की जाए तो बीटा सेल की पॉपुलेशन जरा ज्यादा होती है, तकरीबन 70% बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। बाकी जो दूसरे भी सेल है अल्फा सेल के अलावा डेल्टा एंड सो, बट हमारे यहाँ फिलहाल एसटीबी बुक के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं है। तो हम कहेंगे कि जो बीटा सेल्स है वो तकरीबन आइलेट के अंदर 70% मोर कंसंट्रेटेड होते हैं सेंटर की तरफ, और बाउंड्री किनारे पे, आइलेट के किनारे पे जो होते हैं वो अल्फा सेल्स होते हैं। ये चीज कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो 2% ऑफ द वेट ऑफ द पेंक्रियाज, रेस्ट का मतलब ये हुआ 98% है वो सब एक्सोक्राइन है। रेस्ट ऑफ द ऑर्गन इज एक्सोक्राइन टिश्यू। एक्सोक्राइन टिश्यू क्या प्रोड्यूस करेंगे, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था बाइकार्बोनेट आयंस भी प्रोड्यूस करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कलेक्टिवली हम कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस, कलेक्टिवली कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस। और पेंक्रियाटिक जूस एक पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए किसमें आगे इंटर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इलस्ट्रेशन में हमने देख लिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप जैसे इंटरफेस के स्टूडेंट के लिए कोई इश्यू नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा आइलेट ऑफ लैंगरहांस का एक अलग से इलस्ट्रेशन है, जिससे सराउंडिंग में मेजर पोर्शन ये सब असाइनर सेल्स है, ये सब असाइनर सेल्स हैं जो एक्सोक्राइन है। असाइनर सेल्स भी है, डक्ट सेल्स है, ये एक्सोक्राइन नेचर है। ये जो पार्ट होता है ये पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, पेंक्रियाटिक जूस। असाइनर सेल की पॉपुलेशन बता रहा है, असाइनर सेल्स के जनरली पॉपुलेशन होगा, एक्सोक्राइन घणो परसेंटेज है, किताब में लिखी हुई है, कितने लिखे लिखे हो ना ये 2% आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, बाकी क्या हो सब असाइनर ये एक्सोक्राइन वाला ये सब लिखे ना, रिमेनिंग सब घणो तरह सब यही है। बस ये
लेकर हाणे वांदो वेठो बसि शागिर्दो इहे मिड़ी ऑब्जर्व की घड़ी छा थियो ही त असाइनर सेल कोन्हे हिन में तो चलो ठीक है ये मुंहिंजा ई सेल आहिनि आईलेट ऑफ लेंगर आहे वांदा माण्हू कम अहिड़ा करे वेंदा असांखे पोइ ॾेई ईंदा आहिनि कि तव्हां पढ़ो पढ़ायो यादि कयो हा सूफ़ पियो किरे आहे यार हेठि पियो किरे आहे किथां वञे मथे थोड़ी वञे फिजिक्स जा किताब अची विया वांदा माण्हू अहिड़ा कम कंदा आहिनि Anyway, alpha cells they secrete glucagon, beta cells they secrete इंसुलिन जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अंदर ही जो पॉपुलेशन जो ज्यादातर ये ग्रीन कलरेशन में आपको नजर आ रही है ये बीटा सेल से तकरीबन 70% इनकी पॉपुलेशन होती है और पेरीफ्री या बाउंड्री पे जो सेल्स होते हैं वो होते हैं अल्फा सेल्स होते हैं 70% अगर बीटा सेल्स हैं बाकी जो है अल्फा सेल डेल्टा सेल वगैरह और भी होते हैं पर बहरहाल हम ये पढ़ेंगे कि सेंट्रल जो सेल्स होते हैं वो बीटा सेल्स होते हैं सेंट्रल सेल्स है ठीक है ना हाँ साईं जिक्र कयो है तो थोड़ो पैंक्रियास ज्यादातर पोर्शन एक्सोक्राइन ये जो सेल्स हैं ये असाइनर सेल या असाइनर सेल्स है और ये जो सेक्शन होता है इन सेल्स को कहते हैं डक्ट सेल कहते हैं देन पैंक्रियाटिक डक्ट को ज्वाइन करेंगे जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जिन्हें आइलेट सेल भी कहेंगे तो वो उनकी पॉपुलेशन थोड़ी होती है ओनली 2% ऑफ द पैंक्रियास रिमेनिंग जो है ये डक्ट सेल्स भी है डक्ट सेल्स भी है और असाइनर सेल्स भी है डक्ट सेल्स और असाइनर सेल्स ये ज्यादा होते हैं ये असाइनर सेल्स हैं थोड़े बड़े और ये डक्ट सेल्स हैं ये एक्सोक्राइन इन नेचर है जो आइलेट सेल्स होते हैं ये एंडोक्राइन इन नेचर है आइलेट सेल्स हैं एंडोक्राइन इन नेचर है सियोपाल लैंगरहैंस मेडिकल जो शास्त्र 1869 मेडिकल स्टूडेंट पॉल लैंगरहैंस पर्सन का नेम डिस्क्राइब सम ऑफ द अनयूजुअल क्लस्टर ऑफ सेल्स पैंक्रियास के अंदर अनयूजुअल यानी पैंक्रियास के अंदर उनको जहन में था कि सब ये जो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन जो होती है ना वही नजर आती है बाकी जो है नजर नहीं पड़ती चंद एक ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ही उनको पता चलेगा अदरवाइज नहीं तो इसने ऑब्जर्व किया कि एक अनयूजुअल क्लस्टर ऑफ सेल्स पड़े हैं और पैंक्रियास के अंदर है तो फिर उसका नेम आ गया आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पर्सन का नेम तो क्लस्टर ऑफ दी सेल्स जो उसमें आगे आपको पता है जो हार्मोन प्रोड्यूस करने की सलाहियत है उनमें एक है इंसुलिन हार्मोन और दूसरा ग्लूकागोन हार्मोन और बोथ आर पेप्टाइड इन नेचर केमिकल नेचर याद करना जरूरी है केमिकल नेचर किन जगहों पे हमारे बुक में लिखी हुई है और किन जगहों पे नहीं भी है सब पर आपने याद करना है बिकॉज इससे हम काफी सारी चीजें सीखेंगे ठीक है ना तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं कि ईच आइलेट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अल्फा सेल विच अल्फा सेल से क्या सीक्रेट करेंगे अल्फा सेल यू नो वेरी वेल ग्लूकागोन और बीटा सेल क्या सीक्रेट करेंगे इंसुलिन बोथ आर पेप्टाइड हार्मोन तो ये जो बीटा सेल्स है ना बी लिखा हुआ है तो आप देख रहे हैं सेंट्रल पॉइंट पे होते हैं इनकी पॉपुलेशन जरा ज्यादा होती है तकरीबन अल्फा बीटा की अगर कंपेयर की जाए तो बीटा सेल्स 70% ऑफ द आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस होंगे और अल्फा सेल्स होंगे वो पेरीफ्री पे होंगे बाउंड्री पे होंगे जिनकी तादाद जरा कम होती है ये थोड़ी सी एक लोकेशन के हवाले से हम ऐड कर सकते हैं बाकी ऐसी बुक के अंदर कोई पॉइंट वगैरह नहीं है ठीक है ना तो इंसुलिन का काम क्या है अच्छा इससे पहले कि थोड़ी सी एक इलस्ट्रेशन देख लें फिर ये आसानी हो जाएगी कि बोथ आर एंटागोनिस्टिक ये भी आप ध्यान में रखें इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन्स आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर जैसे ग्लूकागोन और पीटीएच आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर तो ये भी एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक इन नेचर है जो अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जैसे कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था कैल्शियम लेवल को कम कर रहा था और पीटीएच क्या कर रहा था ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा था इंक्रीज कर रहा था तो बिल्कुल इसी तरह से इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना और ग्लूकागोन हार्मोन का बिल्कुल उसके अपोजिट के ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना तो हम कहेंगे ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक इन नेचर है जैसे हमने पढ़ा था कैल्शियम की एक नॉर्मल लेवल होती है 10 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड तो इसी तरह से एक ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका भी एक सेट पॉइंट है यू नो वेरी वेल कि 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड है अब देखें कभी कभार
ये जो सेट पॉइंट से कोई चेंज आ जाए, जिससे हम स्टिमुलस कहते हैं ना, चेंज इन एनवायरमेंट या सेट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि आप डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बन गए तो उस दिन लड्डू जो आपको बहुत ही रिलेटिव ने, दोस्तों ने आपको ज्यादा खिलाए तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकती है। या भत्त खाई तो सुठो सही चांवरनि जी देगूं तैयार थींदियूं हुयूं, ये मिठा खाधा जाम पिया हुआ, असां खाई रहियासीं। या 8-10 दोस्तनि जी सालगिरह हिकिड़ी ॾींदी हुई, असां सभु केक खाई रहियासीं, ब्लड ग्लूकोज लेवल वधी न साईं। पर न, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं तो उनका इस लेवल से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज नहीं होगा। जैसे ही पता चला कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ गई है, ये स्टिमुलस है किसके लिए? कि बीटा सेल फौरन एक्टिवेट होंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे? इंसुलिन। व्हाट इज द स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ इंसुलिन हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन की रिलीज के लिए स्टिमुलस क्या है? चंदन को इनका झगड़े करण जो सबब कहिड़ो? मूंखे सीट कोन ॾिनी, मूंखे हीअं कयो, मुंहिंजो किताब खणी वियो, मुंहिंजी फलाणी झगड़े करण जो रीजन है। इंसुलिन हार्मोन की रिलीज का सबब क्या है? सबब ये है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गई। कितनी बढ़ी थी? 90 जो आपको एक वैल्यू दी थी उससे बढ़ गई। फौरन जो बीटा सेल्स क्या करेंगे? इंसुलिन प्रोड्यूस कर। अब देखिए इंसुलिन के क्या इफेक्ट है। जितनी एक्सेस या एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगी जो इस लेवल से बढ़ गई है, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। किधर? ये लिवर के अंदर ग्लूकोज का फॉर्म चेंज हो गया। मेजर ग्लाइकोजन स्टोरिंग ऑर्गन जो होता है बॉडी के अंदर वो है लिवर। मसल्स में भी ग्लाइकोजन जमा होती है, पर मेजर जो है ग्लूकोज है। इसी तरह से इंसुलिन का इफेक्ट ये होता है, सेल्स को ये कहेंगे, आगे एक इलस्ट्रेशन हम देखेंगे, सेल्स को कहेंगे कि भाई आप जो ग्लूकोज ले लें क्योंकि ब्लड के अंदर ज्यादा है, और आप जो इसमें इसको यूज करें और इसमें एनर्जी प्रोड्यूस करें। स्टोर नहीं, ग्लूकोज अंदर दाखिल होगी तो जाहिर है बॉडी सेल्स टेकअप ग्लूकोज, बाद में ये स्टोरेज भी हो सकती है, कंजप्शन भी हो सकती है, डिपेंड करता है, पर हर सेल के अंदर भी जा सके। ये तो पर्टिकुलरली लिवर सेल है, उधर तो स्टोरेज का काम होगा। हर सेल को थोड़ी ग्लूकोज को स्टोर करना है। पैसा बैंक जमा करे दी, ॿी दोस्तनि खे ॾिना तूं वञी खपा, पैसा मूं वटि जाम ॾियनि वञी खपा, ॾियां थो, वो रखण जी जॻह थोड़ी है, वो खपाईंदो, उॾाईंदो, कीली ॾींदो। ठीक है, तो इसी तरह से जरूरी नहीं है कि हर सेल उसको स्टोर करे। हर सेल के अंदर ग्लूकोज को स्टोर करने की सलाहियत नहीं होती है। यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, एनर्जी भी प्रोड्यूस हो सकती है, या फैट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, डिपेंड करता है। तो एनीवे होगा ये कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल पहले बढ़ गई थी, अब क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्लाइन की मीनिंग है डिक्रीज हो जाएगी। कितनी डिक्रीज होगी? अगर जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर लड्डू शड्डू खाए थे तो ब्लड ग्लूकोज लेवल 190 हो गई थी, 190 हो गई तो अब डिक्रीज हुई। डिक्रीज कितनी हुई? 100 तक ये डिक्रीज होकर वापस जो क्या हो गया? 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड होगा। तो इस तरह से जो है इंसुलिन हार्मोन वर्क करता है। इंसुलिन हार्मोन की वर्किंग का ये तरीका है। ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल थी वो 90 होनी चाहिए, पर उससे बढ़ गई थी, 190 हो गई थी। अब इसको जो डिक्रीज किया, किसने किया? इंसुलिन ने। कैसे किया? ग्लूकोज को चेंज कर दिया, फॉर्म चेंज हो गया, ग्लाइकोजन ने या सेल्स को दे दिया कि अपटेक करे, तो इस तरह से जो लेवल वापस 90 मिलीग्राम तक आ गए। जैसे 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड हो जाएगी तो स्टिमुलस नहीं रहेगा। स्टिमुलस नहीं रहेगा तो पैंक्रियास की बीटा सेल इंसुलिन भी नहीं बनाएंगे, मीन्स बंद हो जाएगी, इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। यही सबब है कि बॉडी के अंदर जो हार्मोन को रिलीज कराना, हार्मोन को इनहिबिट करना, स्टॉप करना, ये फीडबैक मैकेनिज्म होती है। उसके जरिए खुद ब खुद ऐसा निजाम मौजूद है जो कौन सा हार्मोन कब रिलीज होना है, कब स्टॉप होना है, डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सिचुएशन पहले ये देखो, जब बढ़ गई थी ब्लड ग्लूकोज लेवल तो इंसुलिन रिलीज, अगर फॉर एग्जाम्पल बढ़ भी सकती है तो कम भी हो सकती है, कभी कभार कम भी हो सकती है। कम हो सकती है तो उसको बढ़ाने के लिए ग्लूकेगोन है, सेम तरीके इंक्रीज भी हो सकती है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये इंसुलिन हार्मोन का एक्शन होता है। तो इंसुलिन
एंटागोनिस्टिक वाली पॉइंट है कि बोथ आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज करता है, कम करता है, और ग्लूकागोन उसको बढ़ाता है, तो हम कहेंगे एंटागोनिस्टिक इन नेचर है, बोथ आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर। अच्छा, जैसे अभी हमने रोल या फंक्शन पढ़ा था कि इंसुलिन क्या करता है। इंसुलिन ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा थी उसको 2-3 जो ऑप्शन है, ठीक है, 2-3 ऑप्शन है। पैसे ज्यादा हो गए, कौन से 2-3 ऑप्शन है? बैंक में जमा कराएं, खर्चे करें, ये करें, चीजें लें, पैसे खत्म। तो इसी तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है तो मेटाबोलाइट फॉर एनर्जी, सेल्स अपटेक करेंगे, एनर्जी बन सकती है। कन्वर्टेड इनटू फैट, फैट में भी वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो सकती है बाय द एक्शन ऑफ इंसुलिन। ये सारे इंसुलिन के फंक्शन है। या स्टोरेज भी हो सकती है, स्टोरेज की सूरत में, ग्लाइकोजन की सूरत में। कहां पे? लिवर मेजर ग्लाइकोजन स्टोरिंग ऑर्गन है, मसल के अंदर भी हो सकती है। तो ये इफेक्ट्स होते हैं इंसुलिन के होते हैं, ठीक है, ये इफेक्ट्स होते हैं इंसुलिन के, ठीक है ना। एबीसी करके हमने अलग लिखा है, तो आप थोड़ा सा बुक ही है, अंडरलाइन करें, बुक ही है, पीडीएफ नथिंग बट बुक होता है। तो वेन ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेस, राइजेस का मतलब है बढ़ जाए। कब बढ़ जाती है? जैसे आप खाना खाएं फौरन जो देन जो उसके बाद इंसुलिन रिलीज होगी, और इंसुलिन क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। कैसी कैसी जो है उनकी जो कंडीशंस होंगी या सूरत हाल होगी या फिनोमेना होगा, प्रोसेस होगा, कैसे कम? मेटाबोलाइज ग्लूकोज फॉर एनर्जी, कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फैट, कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन किस तरह स्टोर होगी? लिवर के अंदर होगी। इस तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वापस जो नॉर्मल हो सकती है, जो 90 मिलीग्राम तक आ सकती है, जो पहले बढ़ चुकी थी। ये फंक्शन या रोल हुआ इंसुलिन हार्मोन का हुआ। अब एक थोड़ी सी मैकेनिज्म आप समझने की कोशिश करेंगे कि इंसुलिन किस तरह से वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पैंक्रियाज, आप नॉर्मल और हेल्दी पर्सन है सारे, तो आपके पैंक्रियाज में इंसुलिन रिलीज हो रही है। आप चाहे जितने नीचे लाइक ये चीजें खाते रहे, बिरयानी खाएं, आलू के चिप्स खाएं, बोतलें पिए, केक खाए, मिठाई खाएं, जबरदस्त खाओ, बिकॉज यू आर नॉर्मल, यू आर हेल्दी। तो जितनी भी अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगी तो इंसुलिन रिलीज होगा फौरन। इंसुलिन फिर क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में या किसी भी सेल के अंदर इंटर कर सकता है, और देन उसकी मेटाबॉलिज्म हो सकती है। पहली चीज आप सीखें कि नेचर क्या है इस हार्मोन की। अमाइड है, पेप्टाइड है, प्रोटीन है, या स्टीरॉइड है, क्या? तो ये हार्मोन टारगेट सेल के अंदर दाखिल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो ये देखो, ये इंसुलिन हार्मोन है और इसके ये रिसेप्टर होते हैं, उससे सेल पे रिसेप्टर, ये भी आपने पढ़ा है, आपसे कई बार मैंने सवाल भी पूछे। हर सेल पे हर हार्मोन का एक्शन क्यों नहीं होता? बिकॉज रिसेप्टर। तो ये इंसुलिन के रिसेप्टर जब इंसुलिन के साथ जैसे ये बाइंड करेंगे रिसेप्टर और इंसुलिन, तो उसके बगल में यहाँ पे एक आयन चैनल है जिसे कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। सिंपली आप गेट है, गेट ओपन होगा किसके लिए? ग्लूकोज के लिए होगा। पहले ब्लड के अंदर ग्लूकोज थी, पहले ब्लड के अंदर ग्लूकोज थी, अब वो ग्लूकोज किधर आएगी? सेल्स के अंदर आएगी। पहले ब्लड के अंदर ग्लूकोज थी, अब वो सेल्स के अंदर आएगी। क्यों सेल्स के अंदर आएगी? गेट खुले। क्यों गेट खुले? बिकॉज इंसुलिन बाइंड हुआ रिसेप्टर। कई इस बतानो शहर, ये बड़ा बड़ा शहर, दुनिया जा रहे थे, असाउंड में आने चाहिए, कार्ड आप दिखाते हैं तो गेट ओपन है। कई हॉस्पिटल में ये जैसे टेक्निकल है, कार्ड दिखाया, शो किया, स्क्रीन किया, गेट ओपन। इंसुलिन हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ओपन हुए, ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया। ये है नॉर्मल। अब जैसे जिनको डायबिटीज टाइप 2 होती है, जैसे आमतौर पे शुगर की बीमारी कहते हैं, खंड की बीमारी, मिठे पेशाब की बीमारी, दैट इज इंसुलिन जो उसके अंदर मौजूद है। ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, पर क्या होता है कि उन पर्सन के रिसेप्टर काम नहीं करता। रिसेप्टर, तो देखिए जब रिसेप्टर और इंसुलिन जब इनकी कॉम्बिनेशन होती है कोई गेट ओपन होता है ना ग्लूकोज का। अब रिसेप्टर वर्क नहीं कर रहे हैं तो ग्लूकोज के गेट नहीं खुल रहे,
ग्लूकोज के गेट नहीं खुल रहे, इनको ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड शुगर डायबिटीज। इस कंडीशन को कहते हैं शुगर डायबिटीज, जो टाइप 2 है। टाइप 1 जो डायबिटीज होती है, टाइप 1 जो डायबिटीज होती है, उसके अंदर हमारे अपने बॉडी के अपने इम्यून सेल्स होते हैं, वो इन बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाले बीटा सेल्स होते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बीटा सेल जब डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बीटा सेल जब डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होगी। गेट तो जैसे ये पड़ा है, रिसेप्टर भी पड़ा है, इंसुलिन नहीं है। इधर रिसेप्टर काम नहीं कर रहा था और इधर इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन नहीं है तो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होगा, तो ये गेट भी ओपन नहीं होगा, तो ग्लूकोज अंदर ऐसे नहीं आ सकते, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है। जैसे कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। रिसेप्टर से रिलेटेड है तो वो डायबिटीज टाइप 2 है, जो अक्सर 35 ईयर्स के बाद होती है। डायबिटीज टाइप 1 है, जो छोटी एज के बच्चों में जैसे होती है और इसका कोई इलाज वगैरह नहीं होता है। सर्वाइव रखने के लिए इंजेक्शन वगैरह है पर कंप्लीट इलाज नहीं होता है। इन दोनों डिजीज का कोई कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, बस चलना ही होता है। और इनमें तो जल्दी ही डेथ हो जाती है, 20 ईयर्स तक के जो बच्चों की डेथ हो जाती है। कल हम मजीद आगे करेंगे।